कहाँ तक आए थे हम लोग? स्वातंत्र पूर्व काल में शुरू किए गए राष्ट्रभाषा प्रचार के आंदोलन के इतिहास को देख रहे थे और जिसमें हमने उसे 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 18वीं सदी के अंत तक भारत में मुस्लिम शासन के मुकाबलों में ब्रिटिश सत्ता अपना शासन जमाना लगी थी और ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावना के प्रचार के लिए विदेशी शासन के खिलाफ जन आंदोलन इतिहास सामान्यतः 1818 में बताया जाता है, जब राष्ट्रभाषा प्रचार का संगठित रूप से प्रयत्न नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक मंच पर से एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता बताई जा रही थी। एक और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रभाषा के लिए, जिनमें लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे राजनीतिक नेता तथा केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भांडलकर आदि सामाजिक नेता अपने अपने मंच से जनता का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित कर रहे थे। तत्कालीन समय में भाषा के क्षेत्र में दो बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने थी। एक, तंत्र स्वभाषा की उन्नति करना, उसे अपने प्रदेश में होने वाली सभी व्यवहारों का माध्यम बनाना, और दूसरे, जहां तक हो सके वहां तक अंग्रेजी का प्रभाव कम करना भाषिक आंदोलन का कार्य था। स्वभाषा राष्ट्रीय शिक्षण के आंदोलन की मूल नींव थी और इन दोनों की लहर को पूरे देश में फैलाना इनका परम कर्तव्य था। उसकी गति इस शताब्दी के आरंभ में होने वाले राजकीय आंदोलनों के कारण बढ़ती जा रही थी। उत्तर भारत में खासकर इस आंदोलनों का जोर था। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल के बड़े-बड़े नेताओं ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी और इसी महत्वपूर्ण कारण की और अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई और विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की गई थी। अंग्रेजी प्रशासन के साथ हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इस कॉलेज के खुलने से हिंदी गद्य के विकास के नए दरवाजे खुल गए। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से वहां हिंदी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई। 11वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली हिंदी गद्य लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय 4 महानुभावों को दिया जाता है। मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू खां लाल सदल मिश्र। हिंद का यह सौभाग्य रहा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह जैसे राजाओं का सहयोग तथा समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में सरकारी अधिकारी थे। बनारस अखबार के द्वारा उन्होंने हिंदी प्रचार का कार्य किया। तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों ने इनके प्रयत्न से इन्हें हिंदी के स्कूलों में स्थान मिला। हिंदी के हिमायती राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए। स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों राजाओं के समकालीन थे। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वामी दयानंद जी की हिंदी सेवा अद्वितीय रही। ऐसे में 7 अप्रैल 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का आधारभूत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में की, जिसका अध्ययन आर्य समाजों के लिए आवश्यक बन चुका था और इसी कारण धर्म के क्षेत्र में धार्मिक श्रद्धा के कारण ही क्यों न हो, हिंदी का अध्ययन होने लगा। 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ जनता को समझाने के लिए उन्होंने वेदांत सूर्य का हिंदी में अनुवाद किया। 4 वर्ष बाद उन्होंने बंगदूत नामक पत्र हिंदी में ही निकाला। उनके अनुयायियों ने भी हिंदी को अपनाया। इस प्रकार बंगाल में भी हिंदी प्रेमियों की संख्या बढ़ी। हिंदी के विचारों को मानने वाले पंजाब के शिक्षा विभाग के अधिकारी बाबू नवीन चंद्र राय ने शिक्षा प्रचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित की और इसी कारण हिंदी के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। और ऐसे अवसर पर सन 1850 में आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय उत्थान के प्रतीक बाबू भारतेंदु का जन्म हुआ। यह तो संयोग की बात है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के गुरु थे। भारतेंदु ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू इन भाषाओं पर अपना अधिकार जमा लिया।
भारतेंदु युगदृष्टा थे। वे जानते थे अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण किया। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है यही जीत ख्वारी। और वे कहते थे अपनी उन्नति के लिए स्वदेशी वस्तुओं का महत्व देना अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए उनका कहना था निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। और इस निज भाषा की दृष्टि में उन्होंने कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, साहित्यिक संस्था स्थापन की, और इस आंदोलन में तत्कालीन साहित्यकारों ने भी बड़ा सहयोग दिया। सन 1857 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, हिंदी हिंदुस्तानी की पुकार उठी, और जिन भाषा की उन्नति को सब उन्नति को मूल समझा जाने लगा, चारों ओर हिंदी की धूम मची। हिंदी का झंडा लेकर सब प्रचारों में सम्मिलित होने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1893 में काशी में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य देश विदेश में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना था तथा उसे उचित अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। इसी प्रयोजन हेतु लोकमान्य तिलक ने जो जन जागृति हेतु केसरी मराठी वर्तमान पत्र शुरू किया, और उस पत्र में हिंदी विभाग उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वे मानते थे हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुणों से युक्त है। धीरे धीरे हिंदी राष्ट्र की भाषा का रूप धारण करने लगी, उसका प्रचार बढ़ने लगा, और उसका प्रचार के साथ दक्षिण में मद्रास में महात्मा गांधी के सहयोग से हिंदी प्रचार प्रसार की नींव रखी। यहाँ तक हम लोग आए थे। डू यू अंडरस्टैंड? उजाला, कविता, पल्लवी, मंगला। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो पार्ट है आपका एक पार्श्वभूमि वाला हिस्सा है, और इसमें आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बड़े ध्यान से सुनना है, उसे आत्मसात करना है। यूं नहीं, अब हमारा हिंदी साहित्य का लगभग आधे से ज्यादा पॉइंट्स को हम लोग हल कर चुके हैं, जिसका रिवीजन भी हुआ है। आप लोगों के एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा भी हम लोगों ने ली हुई है, वो तैयार है। भले ही वो आपको नहीं भेजी गई है, लेकिन भेज देंगे बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के पास। बेटा, आप लोगों को सभी को क्लियर तो हो रहा है? कब किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? क्लियर हो रहा है बेटा सभी को ऑल ओवर? ओके, गुड। इसकी भी नोट्स हम आपको दे देंगे। पिछली नोट्स आप सभी लोगों को हमने भिजवाई है, शायद ही आप सभी लोगों ने उसकी फोटोकॉपी निकाली होगी, प्रिंट निकाल ली होगी। निकाली क्या प्रिंट आपने, कि लिख रहे हो? क्या तरीका है आपका? ओके, वेरी गुड। और अच्छा, सोनाली भी है। कविता, आपका क्या है बेटा, कैसे लिख रहे हो? पल्लवी आप, सोनाली आप? ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग अभी। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे कि हमने आपको बताया, ब्रीफिंग में बताते हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार का आंदोलन जैसे स्टार्ट हुआ तो उन कालों को 4 कालों में विभाजित किया गया। 18वीं सदी तक मुस्लिम शासक थे, लेकिन मुस्लिम शासकों पर ब्रिटिश शासक ने अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया, और इस विदेशी शासन के खिलाफ हमारे भारतीय लोगों ने 1818 में इनके खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया। जब राष्ट्रभाषा प्रचार का संगठित रूप से प्रयत्न नहीं हुआ, तो अपने अपने मंच से, राष्ट्रीय और सामाजिक मंच से, जहां पर भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर भारतीय और राष्ट्रभाषा के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। और उन सभी में लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक राजनीतिक नेता थे, तो केशव चंद्र सेन, भांडलकर जैसे सामाजिक नेता भी वहां पर मौजूद थे। और उसी समय में भाषा के क्षेत्र के बारे में 2 बातें इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने थी। पहली बात कौन सी थी? तो एक तंत्र की स्वभाषा की उन्नति करना, और दूसरा कि उसे अपने प्रदेश में होने वाले सभी व्यवहारों को माध्यम बनाना, शिक्षा के रूप में,
साहित्य के रूप में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब और व्यवहार के तौर पर, है ना। और दूसरा वो था कि अंग्रेजों का प्रभाव कम करना। जब तक हम अपनी स्वभाषा को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेजी के प्रभाव को हम भले कैसे कम कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजों को उन सभी लोगों ने आत्मसात किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। पहली तंत्र उनका यह था कि स्वभाषा की उन्नति करना, उसे व्यावहारिक तौर पर बनाना, और दूसरे रूप में स्वभाषा के महत्व को प्रस्थापित करना और अंग्रेजी के प्रभाव को कम कर देना। और इसकी लहर उन्होंने केवल अपने परिवेश में ही नहीं, अपने नगर में ही नहीं, बल्कि पूरे समस्त देश में इसकी लहर को उन्होंने फैलाने का कार्य किया। और इसकी गति अधिकाधिक बढ़ती चली गई, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत हिंदी में करने का कार्य बंगाल से हुआ। और बंगाल में उन्होंने हिंदी के प्रति कई स्कूलों को भी खोलने का प्रयास किया। और अंग्रेजी प्रशासन की कूटनीति को इन लोगों ने पहचाना, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन की कूटनीति हिंदी की प्रति अच्छी थी। हिंदी गद्य का आविर्भाव वो करना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ निहित था, है ना। और उन स्वार्थों को, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो खुला, तो जिसकी स्थापना जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से हुई। तो इन सभी को हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुना, देखा, परखा और उसकी कूटनीति को जाना। और फिर उसके बाद में 11वीं शताब्दी के आरंभ में 4 महानुभाव हमारे सामने आए। तो 4 महानुभाव कौन से थे? तो मुंशी सदासुख लाल थे, ईशा अल्लाह खां थे, लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे। और हमारे हिंदी का सौभाग्य यह रहा कि राजा शिव प्रसाद सिंह हिंद और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन दोनों राजाओं ने अपने हिंदी के प्रचार का कार्य अपने हाथों में लिया, है ना। और उस समय में हिंदी की हिमायती राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किए। और वो जो समय था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाजी लोगों के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक आधारभूत ग्रंथ का निर्माण किया। भले ही वह धार्मिक रूप से ही क्यों न हो, धार्मिक प्रेरणा से ही क्यों न हो, लेकिन लोग उस धार्मिक प्रेरणा को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को जरूर पढ़ेंगे। और वो अनिवार्य कर दिया कि सभी लोगों के घर में, जैसे भगवत गीता होती है हिंदुओं के घर में, वैसे आर्य समाजी लोगों के घर में सत्यार्थ प्रकाश का होना नितांत आवश्यक होना चाहिए। और उसके बाद उसी सदी में, 11वीं सदी में राजा राम मोहन राय भी आए। और राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ जनता को समझाने के लिए उन्होंने वेदांत सूर्य का हिंदी में अनुवाद किया। अब देखिए, दो नेता यदि बन जाते हैं, प्रखर रूप से उन्होंने अपने अपने मंच से कार्य करना शुरू कर दिया, धार्मिक तौर पर ही क्यों न हो, लोगों के दिल और दिमाग में हिंदी के प्रचार प्रसार को बिठा दिया। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने बंगदूत, 4 वर्ष के बाद उन्होंने बंगदूत नामक हिंदी पत्रिकाओं में उन्होंने अपना स्थान जमा लिया। जैसे जैसे उनके अनुयायी बढ़ते गए, तो उन अनुयायियों के जरिए उन्होंने हिंदी के महत्व को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? वेरी गुड। और विद्या नहीं जुड़ी क्या? ओके। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि जैसे 1850 में आधुनिक, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे, देखिए पहले तो लोकमान्य तिलक से, फिर लोकमान्य तिलक के बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में केशव चंद्र सेन भांडलकर आ गए। उसके बाद में बंगाल से ये कार्य शुरू हुआ। फिर जॉन गिलक्रिस्ट, उसके बाद में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदासुख लाल, इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और राजा लक्ष्मण सिंह, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद राजा राम मोहन राय। और फिर उसके बाद में 1850 में आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जन्मदाता है भारतेंदु, इनका जन्म हुआ, है ना। देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर भारतेंदु जी की नींव ही थी।
कि वो हिंदी के गद्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना चाहते थे। अब तो मतलब एक हिंदी को एक ठोस आधार मिल गया। अभी अभी तक पृष्ठभूमि उनके सामने थी, लेकिन लोगों की संख्या कम होने के कारण वो लोग अपना हाथ जितना फैलाना चाहते थे उतना फैला नहीं पाते थे। लेकिन जब भारतेंदु का जन्म हुआ, तब भारतेंदु ने कई प्रयास किए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और फिर जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर 1918 की बात यदि हम करते हैं, तो 1918 में इंदौर में संपन्न साहित्य सम्मेलन के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने उस सम्मेलन का कार्य अहिंदी प्रदेश में हिंदी प्रचार का दायित्व के रूप में दक्षिण भारत का काम शुरू करा। अब देखिएगा कैसे। अब अहिंदी भाषी यानी क्या, अहिंदी प्रदेश यानी क्या, क्या आप लोग बता सकते हो अहिंदी प्रदेश से तात्पर्य क्या है? अहिंदी प्रदेश से तात्पर्य क्या है, क्या आप लोग बता सकते हो? अहिंदी प्रदेश वो कहलाता है बेटा कि जिसमें हिंदी बोली नहीं जाती है ना, जो जिनकी मातृभाषा अलग होती है। जैसे हमारा महाराष्ट्र का, हमारा एक खानदेशी का एरिया है ना, यहाँ पर हमारी बोली कौन सी है, खानदेशी। तो हम लोग हिंदी को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी प्रचार किया और हम सभी लोग हिंदी को जानने लगे, हिंदी को पहचानने लगे। इतना ही नहीं, तो हमारी एक दिनचर्या हो गई कि सुबह उठते ही हम लोग शुभ प्रभात कहने लगे, गुड मॉर्निंग की जगह पर, है ना। तो यह हिंदी के प्रचार का ही मूल योगदान है कि जैसे उन सभी लोगों ने कार्य किया। तो 1857 में 1918 में जो हिंदी भाषा युवक दक्षिण में अपना कार्यालय उन्होंने खोला था, तो 1918 में सीवी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में होम रूल लीग के कार्यालय में एनी बेजेंट ने मद्रास में प्रथम हिंदी वर्ग का उद्घाटन किया। और इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने सुपुत्र देवदास गांधी को प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में मद्रास भेजा। देखिए, हम लोग आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिम शासक से लिया, ब्रिटिश शासक से लिया, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर जॉन गिलक्रिस्ट से लिया, उसके पहले हमने देख लिया कि कैसे मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और इन सभी राजनेताओं के साथ साथ हमारी हिंदी की नींव आगे बढ़ती चली गई। फिर मुंशी सदा शुक्ला, इंशाअल्लाह का, लल्लू लाल, सदल मिश्र और राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके पश्चात भारतेंदु, अब फिर से एक बार महात्मा जी। और तो जब सन 1918 में इंदौर में संपन्न एक साहित्य का 8वां अधिवेशन प्राप्त हुआ, तो इसका अध्यक्षीय स्थान महात्मा जी ने विभूषित किया। और साथ ही में महात्मा जी के साथ साथ जो हिंदी भाषा युवक दक्षिण में अपना कार्यालय खोला, तो सन 1918 में सी वी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में होम रूल लीग कार्यालय की स्थापना हुई। और वहां पर उन एनी बेजेंट ने मद्रास में प्रथम हिंदी वर्ग का उद्घाटन किया। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने सुपुत्र देवदास गांधी को प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में मद्रास भेजा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आप सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट है? ओके। सन 1857 के बाद स्वदेशी की भावना बल पकड़ने लगी। अब देखिएगा कि जैसे अब 1857 का वो युग है कि जिसमें अब हमारे स्वतंत्रता को हमें प्राप्त करना है, और सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से समाज भी स्वावलंबी हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग भी डिपेंडेंट हो गए। हम अब अपने ऊपर, अपने साथ इंडिपेंडेंट, मतलब अपनी स्वतंत्रता को हमने जाना कि मेरा भी एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व की मांग हम सभी लोग करने लगे। लेकिन अंग्रेजी का शासन उसे ऊपर उठने नहीं देना चाहता था। हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी शासक था, ब्रिटिश शासक ने अपने हाथ पैर कैसे जमाना शुरू कर दिए फोर्ट विलियम कॉलेज के जरिए।
उन्होंने एक ऐसी चॉकलेट हमारे भारतीय लोगों के सामने रखी, लेकिन उस चॉकलेट कितनी मीठी है और उस मीठापन में कितना कड़वाहट छिपा है, यह हमारे भारतीय लोगों ने जाना, और जिस कारण उनकी नींव परिपक्व होने में उन्हें मदद मिल गई। और सन 1857 में जो कार्य अंग्रेजी शासन ने किया, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ फिर सामाजिक जन जागृति, राजनीतिक जन जागृति के फलस्वरूप 1855 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ में रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी भी हिंदी के पक्षपाती थे। अब देखिएगा, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी के पक्षपाती थे। उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी। साहित्यकारों ने, समाज सुधारकों ने, राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न दलों, पक्षों के नेताओं ने यह अच्छी तरह से जान लिया था कि हिंदी को साधारण भाषा के रूप में अपनाकर भाषा के भेद के कारण होने वाला मनमुटाव दूर किया जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना के मूल में यही उद्देश्य था। कांग्रेस सम्मेलन में सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने हिंदी में अपना भाषण किया। देखिए कैसे हम लोग बेटा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन तो था ही। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए जिस मंच से इन लोगों ने प्रयास किए, उसी मंच से हमारी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भी इन लोगों ने प्रयास किया। और इसी समय सर सैयद अहमद के प्रयत्नों से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी डॉर्डिगन्स कॉलेज नामक मेडिकल कॉलेज तथा पूना में एसएनडीटी महाविद्यालय की व्यवस्था की। सन 1916 में 16 से लेकर 20 तक मैसूर, पटना, लखनऊ और ढाका में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापनाओं में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने कम समय में राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में फैल गई थी। दोस्तों, किसी एक स्कूल का निर्माण करना बहुत कठिन होता है ना? लेकिन इन सभी लोगों ने 1916 से लेकर 1920 तक, मतलब कितने साल गए, इनका बीच का कार्यकाल कितने सालों का है, देखिएगा, बताइएगा हमें। 1916 से लेकर 1920 कितने? 4 साल। देखिए 4 साल, केवल 4 सालों में इन लोगों ने मैसूर में, पटना में, लखनऊ में, ढाका में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। एक स्कूल की स्थापना करते समय हमें देखना पड़ता है कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। कॉलेज की स्थापना करते तो हमें देखना पड़ता है कितना मैनेजमेंट होता है उसमें। चपरासी से लेकर, चपरासी स्वीपर से लेकर यदि हम आगे बढ़े तो एक प्रिंसिपल तक कितनी सारी सुविधाओं को देखना पड़ता है ना, एक मैनेजमेंट के आधार पर यदि हम कहें तो पूरी यह सारी चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर न केवल स्कूल का, कॉलेज का, बल्कि विश्वविद्यालय का, और वो भी मैसूर में, पटना में, लखनऊ में, ढाका में, और इसके पूर्व अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दिल्ली में महिलाओं के लिए, आपको पता होगा दिल्ली में महिलाओं के लिए, जैसे हमारा महाविद्यालय है महिलाओं का, है ना, तो वैसे ही लेडी डॉर्डिंगर्स कॉलेज नामक मेडिकल कॉलेज की स्थापना वहां पर हुई। पूना में 8वीं एसएनडीटी महाविद्यालय वहां पर है, तो महाविद्यालय, एसएनडीटी महाविद्यालय की स्थापना हुई। और 1916 से लेकर 20 तक, मतलब केवल 4 सालों में मैसूर, पटना, लखनऊ, ढाका, इनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापनाओं में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने कम समय में राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में फैल गई। मतलब देखिए ना कि केवल 4 सालों में इन सभी लोगों ने इतना प्रयास किया कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही क्यों न हो, सभी तक उन्होंने अपने हिंदी की लहर को दौड़ाने का सफल प्रयास किया। फिर 1920 में कांग्रेस दल के जो सूत्र थे वो महात्मा गांधी के हाथों में आ गए। राष्ट्रभाषा के प्रश्नों को स्वराज के प्रश्नों की तरह ही वो महत्व देते थे। मतलब देखिए ना, जिस प्रकार स्वराज्य को उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान माना था, स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए, राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत होने के महत्व को महात्मा जी ने देखा, समझा, अपनाया। सन 1925 में
कानपुर कांग्रेस की वहां पर एक भेंट करवाई और हिंदी में वो कार्य को स्वीकृत किया। 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई। देखिएगा, ये प्रश्न आपको आता है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये है, आगे पॉइंट आएगा आपको, है ना। हमने आपको बताया भी है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमने यदि इस सिलेबस के इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने आपको बताया था कि जब शायद ये हो सकता है कि हम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा इस पॉइंट को जब देखेंगे, तब हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए और हम लोग उस जगह को भेंट दे पाए। लेकिन दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता कि अब पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी तक भी लॉकडाउन जितना खुला हुआ है, लेकिन समस्याएं बढ़ सकती है हमारे जाने से। तो देखिए, ये सारी चीजें हम सभी लोगों को देखनी पड़ सकती बेटा। इस कारण हम ऐसे ही मतलब हो सकता है कि हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन एक टूरिज्म के थ्रू हम वहां का दर्शन आप लोगों को करवा सकते हैं एक वीडियो के जरिए। तो निश्चित ही तौर पर जब हमारा ये प्रोग्राम होगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का, पूना का, तो जैसे मुझे हमें अवेलेबल हो जाता है, उस अवेलेबल के अनुसार हम आपको वो सारी सुविधाएं भी प्रस्तुत करेंगे। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना महात्मा जी ने की, सर्वसाधारण तौर पर महात्मा जी ने हिंदी में कार्य करना शुरू कर दिया और जिसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की वर्धा में स्थापना की और भारत में अहिंदी प्रदेशों में प्रचार और संगठन की व्यवस्था भी होने लगी थी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पुणे के नाम से स्वतंत्र संगठन काम करने लगा है, एक पॉइंट आपको जुड़ा हुआ है। और भारत की आजादी के पश्चात भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए, उससे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई। देखिए, हम लोग मुस्लिम शासकों से लेकर हमारे 1920 तक के कार्यकाल तक आ गए। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात का कार्यकाल हमारा है। तो देखिएगा कि जिस प्रकार से उन सभी लोगों ने कार्य किया, सभी लोगों के नाम हमने आपके सामने रखे, उनके द्वारा किया गया समाज आपके सामने रखा, उनके द्वारा प्राप्त की गई संस्थाएं आपके सामने रखी, उनके द्वारा प्राप्त किए गए, उनके द्वारा निर्मित किए गए कई प्रचार प्रसार समिति की जो सभाएं थी, वह भी आपके सामने हमने रखी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो राष्ट्रभाषा का जो इतिहास है, जो आपको बताना चाहिए था, तो ये इंट्रोडक्टरी के तौर पर था, ये अब समाप्त हो गया है। अभी आपका अगला पॉइंट जुड़ता है के रूप में ही है। जैसे कि आपको खानदेश में जो लोग हैं उनको देखना है ना। तो वो पॉइंट्स लगभग हमारे पास सभी आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी, डॉक्टर मुबशर शाह जी, डॉक्टर विश्वास पाटिल जी, डॉक्टर पीताम्बर सरोदे जी, डॉक्टर शंकर पूर्णतांबेकर जी, है ना। इन सभी लोगों के व्यक्तित्व को आपको देखना है, इनके कृतित्व से आप सभी लोगों को परिचित होना है। तो कल की तासिका से हम उनकी ओर नजर दौड़ाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में, कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे उनकी जीवन प्रणाली थी, किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, हिंदी के प्रति उनका रुझान कैसे रहा। डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की बात यदि हम लोग करते हैं तो वो आपने उसे देखा हुआ है, कब देखा याद आ रहा है क्या आपको? शंकर पूर्णतांबेकर जी की एक कृति थी जिसे आप सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या आपको याद आ रहा है कि कब पढ़ा है और उनकी कृति कौन सी है? बेटा, बात तो करते जाइए आप लोग। SYBA में आपने एक गोप कक्ष पढ़ा था, याद आया? आपको व्यंग था या नहीं था, कथ्यतर गद्य था ना आपको SYBA में?
75 गद्य में एक गोप कक्ष था, जिसमें कृष्ण थे, जिसमें विलोल थे, जिसमें राधा थी। नहीं याद आ रहा है? जिसमें सुबाहु था। बहुत सुंदर रचना है ना? और आपकी यदि इच्छा होती है तो आप यदि हमारे चैनल पर जाते हो, डॉक्टर रूपाली दिलीप चौधरी पर सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो आपको हर लेक्चर्स मिल जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्लास में गूगल क्लासरूम पे डाल दिया जाए। आपने एक बार यदि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे, आपका लेक्चर्स आपके पास अपने आप आ जाएगा। आपको गूगल क्लासरूम तक भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन हम लोग करते नहीं है ना, प्रयास नहीं करते हम लोग। देखिएगा यूट्यूब पर जाते हुए आप लोगों को एक गोप कक्ष के नाम से जो व्यंग्य है वो भी मिल जाएगा, तो आपको शंकर पूर्ण तांबेकर जी के व्यक्तित्व के बारे में आप अपने आप जान पाओगे। क्योंकि शंकर पूर्ण तांबेकर जी भले ही वो महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी प्रविधि को आत्मसात किया, लेकिन मूलतः वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कल की तासिका में उनको ब्रीफिंग में देखना ही है। बहुत अच्छे से डीप में हम हर एक व्यक्ति को देखेंगे। डॉक्टर विश्वास पाटिल जी, डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी। डॉक्टर तेजपाल चौधरी को हम लोग जानते हैं क्योंकि वो भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं और बहुत ही सुंदर राइटिंग उनके थ्रू होती है। सुधर और मार्मिकता से लिखने वाले बहुत ही अच्छे भाषा वैज्ञानिक हैं। बहुत सारी किताबों में उनकी कितनी कृतियां उन्होंने भाषा विज्ञान के संदर्भ में लिखी है, कितने लोगों को उन्होंने अपना राइटिंग दिया हुआ है, उससे भी हम लोग कल की तासिका में देखेंगे। तो ये आपकी पार्श्वभूमि है बेटा। ब्रिटिश मुस्लिम शासक से लेकर 1920 के सारे विद्वानों को हम लोग देख चुके हैं। उसके पश्चात हम सीधे आधुनिक काल में आ गए, भारतेंदु को देख लिया। अब आधुनिक काल में रहने वाले और खास तौर पर हमारे खानदेश में रहने वाले है ना, तो खानदेश में रहने वाले इन 4 या 5 विद्वानों को हमें कल की तासिका से देखने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी आपका डाउट सेशन चलता है 5 मिनट में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, क्लियर नहीं हो रहा है कोई पॉइंट जहां से लेकर हमने यहाँ तक पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग बोल सकते बेटा। सभी लोग अपने अपने माइक को ऑन करके जिसको कोई जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकता है। हाँ जी। महात्मा गांधी जी के पुत्र का नाम अभी बताया हमने आपको, देवदास गांधी। सुपुत्र है उनके देवदास गांधी। तो उन्होंने हिंदी, अब देखेगा कि इनका कहाँ पर रिलेशन होता है ना? जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 1918 में इंदौर में संपन्न साहित्य सम्मेलन रहा, 8वां अधिवेशन। और अध्यक्ष पद से गांधी जी ने सम्मेलन के रूप में हिंदी प्रदेश में हिंदी प्रचार का दायित्व किया। जैसे उनको पता था कि यदि हम मध्य प्रदेश में चले जाते, उत्तर प्रदेश में चले जाते, तो वहां की उनकी बोली तो हिंदी ही है। तो उनका उत्तरदायित्व यह रहा कि उन्होंने ऐसी जगह पर कार्य किया कि जहां पर अहिंदी लोग थे, जहां पर मराठी लोग थे, जहां पर गुजराती बोली बोली जाती थी, जहां पर तमिल बोली जाती थी, जहां पर बंगला बोली जाती थी, उस जगह पर उन्होंने अहिंदी कार्य करना शुरू कर दिया। और हिंदी भाषा युवक दक्षिण में अपना कार्यालय उन्होंने खोला। सन 1918 में सीवी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में होम रूल लीग कार्यालय में एनी बेजेंट है ना, उन्होंने मद्रास में प्रथम हिंदी वर्ग का उद्घाटन किया। और इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने सुपुत्र देवदास गांधी को प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में मद्रास भेजा। क्लियर हुआ? ओके। और किसी को कोई डाउट है बेटा? पत्रिकाओं को खास तौर पर याद कीजिएगा आप लोग, है ना? जैसे भारतेंदु जी की पत्रिका है कवि वचन, सुधा, बाल बोधिनी, ये पत्रिकाओं का निर्माण उन्होंने किया। और फिर इधर यदि हम लोग आते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित है। बंगदूत नामक पत्रिका किसकी है? तो बंगदूत नामक पत्रिका राजा राम मोहन रॉय की है। और भारतेंदु, फिर भारतेंदु के गुरु कौन है? तो भारतेंदु जी के गुरु कौन है?
2-3 बार हुआ बेटा ये डिस्कशन किया कल तासिका में। कल भी बहुत सारे बच्चे लेट जुड़े थे तो उनके लिए रिपीटिशन किया। आज किसी एक व्यक्ति ने कहलवा दिया कि भाषा की उत्पत्ति विषय सिद्धांत तक हम आए थे। मतलब कल की 45 मिनट की तासिका हमारी ऐसी चली गई, ऐसा लगा, फील हुआ, जिस कारण हमने फिर से एक बार उस इतिहास को दोहराया आपके सामने, ताकि हम लोग भाषा की उत्पत्ति विषय सिद्धांतों को कब से छोड़ दिए हैं। अब रिवीजन भी ले लिया उसका। अब हम लोग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के आंदोलन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये इतिहास कहाँ से आया, कैसे न्यू बनी, कैसे मुस्लिम शासकों के बीच में, ब्रिटिश शासकों के बीच में हमारी हिंदी ने अपना कदम बढ़ाया। और उस हिंदी के कदम ने कितने लोग ऐसे अग्रेसिव थे, कितने राजनेता थे, कितने सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कौन कौन सी न्यू को अपनाया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दिया। और फिर चलते चलते हम लोग ये तक आपको बता चुके हैं कि जैसे महात्मा जी है, केशव चंद्र सेन है, ठीक वैसे ही चार आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 11वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के गद्य लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय किन चार महानुभावों को दिया जाता है। चार लोगों के ऑप्शन दिए जाएंगे, मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र। ये एक पंक्ति में होगा। दूसरी पंक्ति में होगा फिर उसके पश्चात दिया जाएगा आपको कि जैसे राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, गील क्रिस्ट है ना, और उसके बाद और कोई नाम, महात्मा गांधी